हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब वैदिक सभ्यता। अब जो वैदिक सभ्यता है ये हमारी सबसे पुरानी सभ्यता को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसमें? वैदिक सभ्यता में, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1600 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का। अब इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक आता है हमारा ऋग्वेदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का। और इसमें हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं? वेदों को पढ़ते हैं हम इनमें। और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसमें का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का। इसको हम आर्यन एज भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है ऋग्वेदिक काल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा है ऋग्वेदिक पीरियड, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब ऋग्वेदिक में क्या होता है? एक तो आपको पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं। ओके, तो हमारा पहला वेद है ऋग्वेदिक काल। ये सबसे पुराना और लिखित दस्तावेज है। इनकी किताब में 10 मंडल है। अब जो इनकी बुक है ना, उसमें 10 मंडल पाए जाते हैं। और ऋग्वेद में 1028 श्लोक है। अब ऋग्वेदिक में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और ऋग्वेद में श्लोक कितने? 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद का दूसरा मंडल से लेकर 7वें मंडल तक भाग सबसे पुराना भाग है। अब ये क्या कहना चाहते हैं? जो ऋग्वेद का जो दूसरा भाग है और जो 7वां भाग है वो सबसे पुराना भाग है, और इसको वंश मंडल भी कहते हैं। इन दोनों मंडलों को, 7वें और दूसरे मंडल को, वंश मंडल कहा जाता है, क्योंकि ये ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग है। ओके, फर्स्ट, 8, 9th एंड 10th मंडल को मानव के द्वारा जोड़ा गया है, जैसे कि ह्यूमंस के द्वारा इन चारों मंडलों को जोड़ा गया है। अब थोड़ा सा ऋग्वेद को डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र मिलता है। आप सबने सुना होगा गायत्री मंत्र। वो हमें कहाँ से मिलता है? तीसरे मंडल से मिलता है ऋग्वेद के, और जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। और ये मंत्र सवितर देव को समर्पित है। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सवितर देव को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें एक युद्ध की प्राप्ति होती है, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, और इसे परुशनी नदी का युद्ध भी कहा जाता है। 7वें मंडल से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? युद्ध की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषूक्ता का वर्णन है। इसमें वर्ण सिस्टम को बताया गया है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसको बताया गया है? वर्ण सिस्टम को बताया गया है। अब हम ऋग्वेद का दूसरा वेद जो है उसको क्या बोलेंगे? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या होता है? यज्ञ होते हैं। ये क्या है? पूजा पाठ से रिलेटेड है। इसमें पूजा करने के नियम, वेद, पूजा पद्धति की जानकारियाँ, जो जो चीज़ें पूजा में इम्पोर्टेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? यजुर्वेद से। अब इसके बाद थर्ड क्या आता है? सामवेद। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रथम पुस्तक इसे कहा जाता है। जो हमारा संगीत है, जो जहाँ से उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, वो इनकी किताब से मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 स्वर की प्राप्ति होती है। सा रे ग म प धा नि सा, जो इसकी प्राप्ति है वो सामवेद से मिलती है। तो किस पे आधारित है? ये संगीत पे आधारित है। और ये किस पे है? यज्ञ पे आधारित है। अब प्रथम 3 वेदों को वेदित्य कहा जाता है। अब क्या इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रथम 3 वेद हमने पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वर्णों को क्या कहा जाता है? वेदित्रीय कहा जाता है। अब हम चौथा वर्ण पढ़ेंगे अथर्ववेद। अब अथर्ववेद किससे संबंधित है? ये काला जादू से संबंधित है। बस इतना याद करने की आपको ज़रूरत है कि जो ये अथर्ववेद है वो काला जादू से संबंधित है। तो हमारे 4 वेद कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम 4 वेदों को पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्य। ठीक है, आर्य का मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य कौन थे? आर्य वो लोग थे जो बाहर से आए थे। ठीक है, क्या कौन लोग थे? जो बाहर से आए थे।
अब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि आर्य कहाँ से आए थे, कौन सी जगह से आए थे। कुछ लोगों ने बताने का प्रयास किया है कि आर्य यहाँ से आए थे, बट सबका अलग अलग थिंकिंग है सोचने का कि आर्य यहाँ से आए थे। तो मैं आपको बता रही हूँ किसने क्या सोचा और क्या कहा। मैक्स मूलर ने इसका सबसे पहले वर्णन किया और कहा कि आर्यंस जर्मनी से भारत आए थे। कहाँ से आए थे, किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्यंस थे वो जर्मनी से भारत आए थे तथा ये आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। कौन से जगह से आए थे? मध्य एशिया होकर भारत आए थे। अब बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्यंस उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। देखा आपने, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्यन जो है तिब्बत की तरफ से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत की तरफ से आए थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्रा ने कहा है कि आर्यंस सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। तो इन चारों ने अपने अपने व्यू दिए हैं कि आर्यन कहाँ से आए थे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आर्य इसी ही जगह से आए थे, पर्टिकुलर जगह का नाम मेंशन नहीं है कि आर्य यहाँ से आए। सबने अपने विचार दिए कि आर्य यहाँ से आए और आर्य यहाँ से आए। अब हम देखेंगे वैदिक नेम्स ऑफ रिवर, जो नदी के पुराने नेम हैं हम उनको ज़रा देखेंगे कि उनको किस तरीके से बुलाया जाता था। जो रावी नदी थी उसको किस नाम से बुलाया जाता था? परुषणी के नाम से। झेलम नदी को वित्सत्ता के नाम से। चिनाब नदी को अर्शकीनी बोलते थे या इसकमती बोलते थे। व्यास नदी को अर्जिकिया या विपाशा बोलते थे। सतलुज को सतुर्दी बोलते थे और गोमती को गोमल बोलते थे। तो ये कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि रावी नदी को पुराना नाम क्या है। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है। तो इस तरीके की आपको छोटी से छोटी जानकारी पता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे हम नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इनके पुराने नेम हैं ये सारे। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आर्यंस कबीले में रहते थे और ये खाना, जो आर्यंस थे वो कहाँ रहते थे? कबीले में रहते थे। और ये खाना बदोश होते थे, ये इधर उधर घुमक्कड़ टाइप के लोग होते थे, इधर उधर घूमते ही रहते थे। सरस्वती नदी को वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। इसे नदीतमा भी कहा जाता है। मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट ऐड किया है बीच में कि जो हमारी सरस्वती नदी है वैदिक काल में सबसे पवित्र मानी जाती है और इसे किस नाम से बोला जाता है? नदीतमा से भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम ये वैदिक काल को आगे कल कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।